तो हेलो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे रेलवे वाले भाई बहन हैं वो सारे इस महा मैराथन से ज़रूर जुड़े और इसको ज़रूर पूरा देखें। इसमें हम लोग 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी सिर्फ साइंस के। और ये पूरा प्रीवियस ईयर है जिसमें 2018, 2022, 2024 और 2025 3-4 सालों का संपूर्ण निचोड़ है एक ही वीडियो में। मान के चलिए कंप्लीट कवरेज आपका हो जाएगा अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। और इसी के साथ इसमें ये भी देख लेंगे कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेगा और ये संपूर्ण प्रीवियस ईयर का निचोड़ रहेगा इसमें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 22 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र। यही बोलेगा लैंगिक गुणसूत्र कितना पाया जाता है, तो 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से संबंधित है। तो मानव का जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र है ये मानव के लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मुख्यतः कौन करता है। तो मनुष्य में जो है अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है। यानी रक्त जो थक्का बनता है उसमें कौन सहायक होता है। तो उसमें जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का प्लेटलेट सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है, जठर रस का पीएच कितना होता है। तो जठर रस का जो पीएच होता है, जठर रस का पीएच लगभग 1.2 होता है, जो ऑप्शन में नहीं है, आप लोग याद रखिएगा कितना, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वसा के पाइसीकरण में किसकी आवश्यकता होती है। तो वसा का जो पाइसीकरण होता है उसमें किसका आवश्यकता होता है। तो इसमें जो आवश्यकता होता है वो पित्त का आवश्यकता होता है। पित्त से ही क्या होता है, वसा का पाइसीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रमुख है। यानी हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जो है आवश्यक होता है। तो इसके लिए जो है पेप्सिन एंजाइम जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है। यानी पौधे जो है अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं तो वे उनके अंदर किस रूप में संग्रहित रहते हैं। तो ये जो है आपका स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोएम द्वारा पौधे में किसका संवहन होता है। फ्लोएम द्वारा किसका संवहन होता है, भोजन और पोषक पदार्थों का। यही पूछता जाइलम द्वारा किसका संवहन होता है। तो जल और खनिज लवण का जाइलम द्वारा, और फ्लोएम द्वारा किसका, तो भोजन और पोषक पदार्थों का संवहन पादप में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। जाइलम बोल रहा है, जाइलम मुख्यतः किसका परिवहन करता है। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया था कि जाइलम जो है जल और खनिज का संवहन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह कहाँ हो सकता है। तो पौधे में जो है अपशिष्ट पदार्थ उसका संग्रह कहाँ होता है। तो उसका संग्रह जो है आपका कोशिका के रिक्तिका में होता है, यानी बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 में क्या बोल रहा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः कौन सा अंगक जिम्मेदार है। तो जाहिर सी बात है, तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। ये क्लोरोफिल पाया जाता है इसी में, हरे रंग का वर्णक जिसको बोला जाता है। ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार का लवक है। तो ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार का लवक है, तो ये एक प्रकार का अवर्णी लवक है। अवर्णी लवक का उदाहरण ऐसे भी पूछ सकता है कि अवर्णी लवक का उदाहरण कौन सा है, और ऑप्शन में एगो रहेगा ल्यूकोप्लास्ट, तो आप ल्यूकोप्लास्ट को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल।
ये एक शायरी भी है जो मैं करता रहा प्यार वो करती रही मेरे साथ खेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसे याद रखिएगा, शायरी के थ्रू भी माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल यानी ऊर्जा गृह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और इसमें याद रखिएगा कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। तो लाइसोसोम को जो कहा जाता है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग जिसको बोला जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अर्ध स्वायत्त अंग क्यों माना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोल रहा है जिसको अर्ध स्वायत्त अंग क्यों माना गया है। तो 15 का जो है तो इसको क्यों माना गया है, तो बताइएगा इसको क्यों माना गया है। क्योंकि इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, समझे। तो इसमें जो अपना डीएनए और राइबोसोम होता है इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त अंगक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यीस्ट के किण्वीकरण का उपयोग किस में किया जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, ब्रेड और बियर बनाने में यीस्ट द्वारा किण्वनीकरण से क्या बनता है, ब्रेड, जिससे ब्रेड, वही ब्रेड जो आप लोग खाते हैं, पाँव रोटी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जननांग का प्रमुख भाग कौन सा है। तो नर जननांग का प्रमुख भाग कौन सा है, तो आपका पुंकेसर है। और मादा का कौन सा है, तो स्त्री केसर। यही मादा का पूछता तो स्त्री केसर टिक करते, और नर जननांग पूछ रहा है तो पुंकेसर को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण है ये अपना वृषण में होता है, वृषण यानी इसको टेस्टिस बोला जाता है, टेस्टिस बोला जाता है, हाँ टेस्टिस, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या बोल रहा है। पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर स्थित होने का मुख्य कारण क्या है। यानी पुरुषों में जो वृषण है वो शरीर के बाहर क्यों होता है। तो इसका एक ही रीजन है, वो है शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान। क्योंकि जब शुक्राणु का जो निर्माण होता है उसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण जो है शरीर के बाहर उपस्थित होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुक्राणु के परिपक्वन के लिए शरीर के तापमान से लगभग कितना कम होता है। शरीर के तापमान से कितना कम होता है, तो ये आपका 1 से 2 डिग्री या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है शुक्राणु का जो है तापमान वो कम होता है। क्योंकि हमारा टेस्टिस जो है, शरीर के वृषण जो है शरीर के बाहर लटका हुआ रहता है, जिसको हम साधारण भाषा में अंड कोशिका बोलते हैं। उसी से हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है और वो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। गर्भ निरोधक गोलियां मुख्यतः किस प्रक्रिया को रोकती है। तो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है जिसको आईपीएल कहते हैं, तो आईपीएल जो है गर्भ निरोधक गोलियां वो किसको रोकता है। तो ये जो रोकता है अंडोत्सर्जन को रोकता है, यानी फर्टिलिटी एग जो होता है, जो मेल के द्वारा फीमेल में जाता है, तो वो स्पर्म जो फर्टाइल एग से वो मिल के जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद उसमें बच्चे का निर्माण होने लगता है, जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं, तो वो उसी चीज़ को क्या करता है, रोक देता है, अंडोत्सर्जन को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सरीसृपों में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो सरीसृपों में जो लिंग निर्धारण है वो मुख्य रूप से जो निर्भर करता है वो तापमान पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मछली में परिसंचरण कैसा होता है। तो मछली का परिसंचरण कैसा होता है, तो मछली का जो परिसंचरण है वो एकल है। और मनुष्य का कैसा है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो अभी ये पढ़े हैं दोहरा परिसंचरण किस में नहीं होता है, तो ये आपका मछली में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और बाकी जितने भी स्तनधारी है उसमें दोहरा परिसंचरण होता है। जैसे मानव है तो उसमें दोहरा होगा, मछली है तो उसमें तो नहीं होगा, पक्षी में होगा, स्तनधारी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, गाय गाय
बाघ, शेर, मानव में छोटी आंत सबसे लंबी सामान्यतः किस में होती है? तो इसमें जो है सबसे लंबी सामान्यतः छोटी आंत किसका पाया जाता है? तो ये आपका गाय का पाया जाता है। गाय का जो छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो छोटी आंत का जो मुख्य कार्य है वो आपका भोजन को पूर्ण रूप से पचाना है। भोजन का अवशोषण करना या भोजन का पूर्ण रूप से पचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लाल रंग, देखते हैं क्या बोल रहा है। लाल रंग रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है आपका हेमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। श्वसन में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख अंगक कौन सा है? तो श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादन है उसका प्रमुख अंगक कौन सा है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? तो पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो CO2 का उपयोग करते हैं और O2 बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है यदि पौधे प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक श्वसन करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अधिक श्वसन करेगा तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। समझे? यानी क्या बोल रहा है? पौधे प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक श्वसन करें। जितना प्रकाश संश्लेषण जितना वो पौधे पेड़ पौधे अपना श्वसन करते हैं उससे अधिक अगर वो करने लगेगा तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जड़ों से नया पौधा बनने का उदाहरण कौन सा है? तो जड़ों से जो नया पौधा है उसके बनने का उदाहरण एक ही है, वो है शकरकंद। शकरकंद यानी जिसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, लोकल भाषा में उसको अल्हुआ बोलते हैं, अल्हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। डहलिया में कायिक प्रवर्धन किसमें हो सकता है? तो डहलिया में कायिक प्रवर्धन किससे हो सकता है? तो ये आपका जो है जड़ से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः कौन करता है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन है ये मुख्यतः कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC क्या करता है? तो रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रमुख भूमिका किसकी है? यानी रोग निरोधक अभी बताए हैं किसका है? तो आरबीसी का है। सॉरी आरबीसी बोल रहे हैं, गलती हो गया, सॉरी। आरबीसी नहीं होगा, WBC का है, वाइट ब्लड सेल्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मानव शरीर का नियंत्रण और समन्वय मुख्यतः किस तंत्र से होता है? तो मानव का जो क्या बोला जाता है नियंत्रण यानी ब्रेन जो है किस के कारण जो है कंट्रोल होता है? किससे मानव का जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी वो कंट्रोल होता है? तो ये किससे कंट्रोल होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल होता है। यही हमारा सब कुछ है। ई खराब तो पूरा बॉडी खराब, पैरालाइज हो जाता है पूरा बॉडी। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का जो मुख्य कार्य है रक्त को छान कर अपशिष्ट को निकालना। यानी किडनी क्या करता है? रक्त को छान लेता है और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करता है? यूरिन के थ्रू शरीर के बाहर फेंक देता है। क्वेश्चन नंबर 38। किडनी द्वारा मुख्यतः कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बाहर निकलता है? तो यूरिया बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। 39 क्या बोल रहा है? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? यानी 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र और 22 जोड़ा अलैंगिक गुणसूत्र, यानी 22 और प्लस का 1 यानी टोटल 23 जोड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य ये है कि वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी इधर से उधर जितना भी प्रोटीन का काम होता है वो राइबोसोम में करता है। क्वेश्चन नंबर 42, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यानी पित्तरस का जो निर्माण है वो कहाँ किया जाता है? तो यकृत में किया जाता है। इसी को लीवर बोला जाता है। इंग्लिश में लीवर और हिंदी में यकृत, यहाँ पे होता है पित्त का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 43, पित्त किसके पाचन में सहायता करता है? तो पित्त जो है हमारा वसा के पाचन में जो है सहायता करता है, यानी लीवर किसके पाचन में सहायता करता है? तो वसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जल का पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, ज से जल, ज से जाइलम, फ से फल, फ से फ्लोएम, फ्लोएम मतलब खाद्य पदार्थ, ज से जाइलम, जाइलम माने जल व खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने वाला कौन सा वर्णक होता है? तो ये क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कट जाता होगा, ये थोड़ा सा जूम इन ज़्यादा है, इसको जूम आउट ज़्यादा जूम इन करने दीजिए। मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य का कौन सा भाग जो है मानव मस्तिष्क का संतुलित नियंत्रित करता है? तो इस संतुलन नियंत्रण करने का जो काम है इस सेरिबेलम करता है। यही मानव का जो है बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉडी का बैलेंस कौन बना के रखता है? तो आप लोग क्या आंसर मारिएगा? तो सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण कौन सा है? यानी अनैच्छिक क्रिया, जैसे अनैच्छिक क्रिया में क्या सब आ जाता है? जैसे छींकना, अचानक जो है हापी आ जाना, ये सब क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया, जिस पे मनुष्य का खुद का नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे हृदय का धड़कना, आप चाहकर भी हृदय के धड़कना को नहीं रोक सकते, यानी अनैच्छिक क्रिया ये है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे छींक आना, हार्ट बीट बढ़ना या घटना, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये हो गया अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया क्या हो गया? तो चलना, ये आपके इच्छा के अनुसार होगा। लिखना, ये आपके इच्छा के अनुसार होगा। दौड़ना, ये आपके इच्छा के अनुसार होगा। अनैच्छिक क्रिया आपके ब्रेन के हिसाब से नहीं चलेगा, उसका जब मन होगा, जब छींक आना रहेगा तभी आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पौधे में भोजन का परिवहन किस दिशा में हो सकता है? तो पौधे में परिवहन, ही तो अंधा आदमी भी बोल देगा देख के, जो क्या होगा कि पौधे में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? पौधे में क्या हर जगह कैसे होता है? तो जहाँ आवश्यकता होगा उसके अनुसार विभिन्न दिशाओं में होगा। कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत होगा तो वहाँ ज़्यादा पहुँचेगा, कहीं कम ज़रूरत होगा तो वहाँ कम पहुँचेगा। मान के चलो कोई पेड़ है, उसका आधा भाग छाया में है और आधा भाग जो है धूप में है, तो जाहिर सी बात है जिस साइड धूप है उस साइड वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन होगा तो वो क्या करेगा? धरती से जल व खनिज पदार्थ लेके जिधर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उधर भेजेगा, यानी जिधर जरूरत है उधर आवश्यकता के अनुसार उधर भेजा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का जो आदान प्रदान है वो मानव शरीर में वायु कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग है ये आपका क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा को ही रक्त का तरल भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है ग्रुप डी के 2018, 2022, 2025, 2024
सारे एग्जाम 2024 में शायद हुआ था कि नहीं, 2024 में शायद हुआ था एक बार, 2018 में एक बार हुआ था, 2022 में एक बार हुआ था, 2024 में एक बार हुआ था, 2000 नहीं 24 में नहीं हुआ था, 2025 में हुआ था, और 2026 में होने वाला है। तो ये 4 सालों का जो है ना पूरा एकदम कंप्लीट है कवरेज, पूरा प्रीवियस ईयर है। एक भी अपना मन वाला क्वेश्चन नहीं है जो अपने मन से डाले होंगे, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव में भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो मानव में भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या, हम भी क्या खुद से कुछ बोल रहे हैं। श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन मुख्यतः किसके लिए ऊर्जा देती है? तो ग्लूकोज का जो अपघटन है वो किसके लिए ऊर्जा देता है? तो ये जो है मुख्यतः अपना एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। ग्लूकोज किस लिए ऊर्जा मुक्त करता है? तो ग्लूकोज जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है या ऊर्जा को संचित करता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, एटीपी के रूप में ही ऊर्जा निर्माण होती है। तो डीएनए क्या हो गया? डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन। यही सब कुछ मैनेज करता है शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान ये आपको मुख्यतः जो है रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57। फल और सब्जियों में आयरन का अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो फल और सब्जियों में जो है आयरन का अच्छा स्रोत ये आपका गुड़ है। गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ आरंभ होता है? तो ये आपका आमाशय से प्रारंभ होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है भोजन का पाचन? ही तो आपका मुख से होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं। इसको मैं सस्पेंस ही छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो आपका एमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम है वो लाइपेज है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या बोल रहा है? प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 61 का पेप्सिन एंजाइम जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। भोजन में पौधे में भोजन निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो पौधे में जो भोजन निर्माण का प्रमुख स्थान है वो आपका पत्ती है। पत्ती में ही भोजन का निर्माण होता है। फिर वहाँ से सारे पौधे में पेड़ पौधे में जो है प्रवाहित होता है वहाँ से, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में ही हरा वर्णक होता है, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। और पत्ती को ही क्या बोला जाता है? तो पौधे का रसोई घर भी बोला जाता है। तो यही सब कुछ बनता है और सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है पादप के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है ये आपको किसको कहा जाता है 63 में? तो इसको कहा जाता है किसको? नाभिक को। नाभिक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह तो अभी बताए थे कि किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो प्रोटीन का जो निर्माण है ये आपका राइबोसोम में होता है। ये
पीछे भी था ना, ये शायद रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया फिर से। क्वेश्चन नंबर 66, पौधे में अतिरिक्त जल का निष्कासन किस प्रक्रिया से हो सकता है? तो पौधे में जो है अतिरिक्त जल का निष्कासन है वो किस प्रक्रिया से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन, वेपोराइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जाता है, बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है, पौधे में स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पौधे में जो स्टार्च की उपस्थिति है उसको जांचने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है? तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो दिखाई देगा हमारा ऑप्शन फ्राइबीन। फ्राइबीन जो है रक्त को थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है? तो रक्त का थक्का बनने में फ्राइबीन जो है वो महत्वपूर्ण है। फ्राइबीन ही होगा ना, हाँ इसका फ्राइबीन ही होगा, हाँ सही है, 100% फ्राइबीन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन यही है, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। बहुत बार पूछ चुका है, 2018 में भी पूछा था, 2022 में भी पूछा था, 2025 में भी पूछा है, और देखिएगा 2026 में भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग मुख्यतः किस प्रक्रिया में होता है? किस प्रक्रिया में नहीं, या किस प्रक्रिया से होता है? टाइपिस्ट का मिस्टेक है। तो ये किस प्रक्रिया से होता है? तो ये आपका कोशिकीय श्वसन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, रसायन विज्ञान, इसमें क्या बोल रहा है? रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है ना, हाँ अब शायद केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O सामान्यतः किसका नाम है? तो ई किसका नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वॉशिंग सोडा का उपयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो ये जो है आपका कागज के उद्योग में नहीं किया जाता है। यानी वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में करते हैं, जल की कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं, अमोनिया बनाने में करते हैं, लेकिन कागज उद्योग में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, H2+O2 H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखने में क्या लग रहा है, यानी इस संयोजन यानी जुड़ रहा है, यानी H2+O2 तो H2O, यानी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अम्ल क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा, अम्ल क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार, मान के चलिए कोई अम्ल है 6, उसमें फिर क्षार दे दिए, क्षार उतना ही प्रकृति का, फिर क्षार एगो दे दिए, तो क्या हो जाएगा, उतना ही पावर का अगर एगो एसिड दिए, उतना ही पावर का फिर एगो बेस दे दिए, तो एसिड बेस मिलकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो NaOH+H2 बनाता है। यानी सोडियम Na प्लस सोडियम का क्या होता है, Na और प्लस जल यानी H2O, तो क्या हो गया, NaOH प्लस H2, यानी NaOH संयोजन अभिक्रिया से NaOH और प्लस H2 क्या होता है, गैस मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76,
सोडियम और जल की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? सोडियम और जल की अभिक्रिया में कौन सा गैस निकलता है? H2 गैस निकलता है। अभी पिछले ही समीकरण बनाए थे इक्वेशन इसका। क्वेश्चन नंबर 77, सोडियम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम जो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथा ऑक्साइड बनाता है और H2 गैस मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा सफ़ेद पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, Mg+O2 अभिक्रिया करके क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ है? तो इसमें जो है अभिक्रिया हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। मैग्नीशियम +O2 ऑक्सीजन का हुआ है अभिक्रिया और बना है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया करके क्या बना है? Al2O3 + Fe अभिक्रिया में Al का क्या हो रहा है? तो Al का क्या हो रहा है? तो ये Al का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Fe2O3 + Al अभिक्रिया में Fe2O3 का क्या होता है? तो Fe2O3 का क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो ये आपका अपचयन हो रहा है। तो ये जितना भी समीकरण है ना, ये सारा इक्वेशन हूबहू कॉपी पेस्ट है प्रीवियस ईयर का। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में सेम यही रिएक्शन दे और यही आई थिंक ऑप्शन भी यही दे दे रेलवे, क्योंकि अपना प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला अविलेय पदार्थ क्या कहलाता है? तो रासायनिक प्रक्रिया में जो बनने वाला अविलेय पदार्थ है वो अवक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अम्लीय विलयन का पीएच कैसा होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच कैसा होता है? तो ये 7 से कम होता है। ये पीएच मान के चलिए पैमाना है। पीएच पैमाना में जो 7 से कम होगा वो हो गया अम्ल एसिड, और जो 7 से ज़्यादा होगा +7 होगा वो हो जाएगा क्या? बेस। तो यही हो गया अम्ल और क्षार का पहचान। यानी याद रखिएगा, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय और 7 तो उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्षारीय विलयन का पीएच कैसा होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच कैसा होता है अभी ये बताएं, 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, फिनोफ्थेलिन क्षारीय विलयन में किस रंग की होती है? तो फिनोफ्थेलिन क्षारीय विलयन में किस रंग की होती है? तो ये आपका गुलाबी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 86, फिनोफ्थेलिन अम्लीय विलयन में कैसी होती है? तो ये कैसी होती है अभी ये बताए हैं, गुलाबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? तो धातु का जो ऑक्साइड है ये सामान्यतः क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है? तो अभी ये बताए हैं अम्लीय होता है। धातु का कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 90, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो ये कौन सा जहरीला गैस बनता है? तो ये आपका CO गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। CO का पूरा नाम क्या है? इसका भी ये पीछे पढ़े होंगे तो मन में आया होगा जो CO क्या होता है। तो CO का पूरा नाम जान लेते हैं। तो CO का जो पूरा नाम है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये जहरीला गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आएंगे। CO2 का पूरा नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है।
क्वेश्चन नंबर 93 पे चलेंगे। 93 क्या, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आप लोगों को हो जाएगा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बनाने दीजिए, मन में बनाइए, आप लोग भी बनाइए CnH2n+2 के हिसाब से। तो 93 का क्या हो जाएगा आपका C3H8 हो जाएगा। ये वाला याद किए होंगे 10th में, आई थिंक याद किए होंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, न्यूनेन, डीकेन, याद किए होंगे 10 गो। तो इसका क्या हो जाएगा C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोपेन का अगला समजातीय सदस्य कौन सा है? यानी प्रोपेन के जैसा ही अगला सजातीय कौन सा है? तो ये ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में अंतर कितना होता है? तो इसमें जो अंतर है वो कितना होता है? तो CH2 का अंतर होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 गो होता है ना, इसी के कारण। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H6। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI मार्क कीजिएगा, यादें कर लीजिएगा। बेंजीन C6H6, बेंजीन C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की जो संयोजकता है वो आपकी 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आपका 7 है, सॉरी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? तो समूह 17 वाले में होता है। 99। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलोजन किस समूह में होता है? तो हेलोजन जो है आपका समूह 17 में होता है। तो इस तरह हमने अपना 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों का एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है, तो आप लोग लाइक कीजिएगा जिससे हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निष्क्रिय गैस किस समूह में होते हैं? तो निष्क्रिय गैस जो है आपका किस समूह में होता है? तो ये आपका समूह 18 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 103, ऑक्सीजन और आयोडीन में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो ऑक्सीजन और आयोडीन में सबसे अधिक परमाणु संख्या आयोडीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ये तो हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। बेस का कैसा होता है? तो कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, क्षार का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्वेश्चन नंबर 106, क्या बोल रहा है? खाना जल्दी पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाना को जल्दी पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यानी इसी को बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? अभी ये बताए हैं, खाने वाला सोडा है उसी को बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, या बेकिंग सोडा बोलिए, या NaHCO3 बोलिए, तीनों में बात एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? अभी बताए हैं। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 ×
10H2O वॉशिंग सोडा, इसी को धोबिया सोडा भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को बोला जाता है क्या? जिप्सम। इसी को क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऐसे भी पूछ सकता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? तो उसमें भी आप लोग क्या बोलिएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिसो का पूछेगा तो क्या बोलिएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्समो का पूछेगा तो क्या बोलिएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। सब मिला जुला के नाम एक गो है जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। वो बेकिंग सोडा वाला में वो हो गया, जो बेकिंग सोडा उसी को खाने वाला सोडा, उसी को क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसी का कभी केमिकल नाम पूछ देगा, कभी लोकल नाम पूछ देगा, इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। लेकिन आप लोगों का सारा कंफ्यूजन हम इस वीडियो में दूर कर दिए हैं। अगर ये वीडियो को जो स्टूडेंट देख के जाएगा उसको पता रहेगा और वो सही आंसर टिक करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या है? अभी ये राम कहानी बोले हैं, अभी ये क्वेश्चन आ गया 110 का। जो जिप्सम का सूत्र क्या है? वही है CaSO4 इंटू CaSO4 इंटू 110 का क्या हो जाएगा? जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O या हाफ H2O होगा। इसका कमेंट कीजिएगा। तो टाइपिस्ट लगता है इसमें कुछ गलती किया है। क्या होगा? कमेंट कीजिएगा 110 का। आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है? जल की कठोरता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल के कठोरता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा घुमा के, जो जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे वॉशिंग सोडा। इसी को बोला जाता है विरंजक चूर्ण। इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में क्या हो गया आपको? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण के बाद इसी को बोला जाता है धोबिया सोडा, या इसी को बोलिए वॉशिंग सोडा। 4-5 गो नाम है आ काम सबका एक गो है कि जल की अस्थाई कठोरता को दूर करता है। कपड़ा साफ करने में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल क्षार की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल क्षार का जो पहचान है इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूचक का प्रयोग किया जाता है। बोलेगा प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो लिटमस है प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है? लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? तो लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? तो नीला हो जाता है। यही नीला पूछता तो लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन में कैसा रंग हो जाता है? तो नीला लाल हो जाता है, और लाल जो है नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अम्ल और धातु की अभिक्रिया में सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो अम्ल और धातु के अभिक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अम्ल प्लस क्षार सामान्यतः क्या बनता है? तो इसमें जो है सामान्यतः क्या बनता है? लवण और प्लस जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किसमें टूटता है? तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किसमें टूट जाता है? तो ये आपका Ag और प्लस Cl2 में टूट जाता है। Ag हो गया सिल्वर का अर्जेंटम और क्लोराइड का Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है ये आपका सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण के कारण
होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। अम्लीय ऑक्साइड सामान्यतः किसके ऑक्साइड होते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड किसका ऑक्साइड होता है? तो ये आपका अधातु का होता है। धातु का कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सोडियम किस प्रकार की धातु है? तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, क्योंकि पानी इसको अथी क्या बोलते हैं, इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये पानियों से अभिक्रिया कर लेता है। पानी में इसको फेंकिएगा तो ये विस्फोटक के तरह काम करेगा सोडियम पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इससे लोहा खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग मुख्यतः किस धातु पर लगती है? तो जंग मुख्यतः कौन धातु पर लगता है? तो लोहा पर मुख्यतः लगता है। तुरंत लग जाएगा, 2 दिन में जंग लग जाएगा। आप रख दीजिए पानी में, तुरंत जंग लग जाएगा। एथेनॉल का सूत्र क्या है? एथेनॉल से तो सबके मन में आ ही गया होगा, नितिन गडकरी। कुछ लोग तो कुछ और ही सोच लिए होंगे एथेनॉल से। तो इसका हो जाएगा C2H5OH, ये हो गया एथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथेनॉल में सोडियम डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम गैस कौन सी निकलती है? आपका H2। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। ऑक्सीकरण में सामान्यतः क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में सामान्यतः क्या होता है? तो आपका ऑक्सीजन से जुड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपचयन में सामान्यतः क्या होता है? तो अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन से हटना। उपचयन में ऑक्सीजन से जुड़ना, अपचयन में ऑक्सीजन से हटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? केवल ऑक्सीकरण होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CaCO3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 132। अमोनिया का सूत्र क्या है? तो अमोनिया का जो सूत्र है ये आपका NH3 है। ये पूछता है VVI, इसको मार्क कीजिएगा। अमोनिया का सूत्र है NH3। क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोल रहा है? मीथेन का सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र CH4 है। 133 का, हाँ, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप लोग कितना बोलिएगा? 8 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वां नंबर पे आता है, तो परमाणु क्रमांक 8। 135 क्या बोल रहा है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गिन लीजिए, नहीं तो हाथे पे गिना जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन यानी 6ठा नंबर पे आया, तो 6 टिक कर दीजिए 135 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 137। चालक की लंबाई 9 गुना करने पर अन्य चीजें समान रहने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो प्रतिरोध का सूत्र क्या है? प्रतिरोध का सूत्र बताइएगा आप लोग। प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा रेसिस्टेंस बराबर L/A, प्रेशर L/A,
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दो प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो श्रेणी क्रम का क्या है, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दीजिए 2 ओम और प्लस का 4 ओम, कितना हो जाएगा बराबर 6 ओम। यही समांतर क्रम में होता तो 1/2 करते, 1/4 करते। इसका आंसर क्या हो गया 6 ओम, सॉरी 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान होती है। तो इसमें कौन सा राशि समान होता है, तो ये आपका विभवांतर समान होता है। तो इस तरह हमने 140 प्रश्न कंप्लीट किया और 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी कर लेंगे। आप लोगों को मेहनत पसंद आता हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे और भी इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 240 वोल्ट और 240 वोल्ट पर 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट के बल्ब समांतर जुड़े हो तो सबसे, क्या बोल रहा है, सबसे अधिक चमकीला कौन होगा। तो सबसे अधिक चमकीला कौन होगा, 240 वोल्ट पे सब जुड़ा हुआ है तो 141 का, तो कौन सा होगा 80 वाट वाला। मतलब जो ज़्यादा वाट का बल्ब है वो ज़्यादा बिजली खाएगा तो उसका फिलामेंट जो है ज़्यादा चमकेगा। कॉमन सेंस का बात है, जो जितना वाट का बल्ब रहता है वो उतना लाइट देता है। पहले का एगो 100 वाट वाला टट्टू वाला बॉल आता था, वो एक बॉल लगाता था तो पूरा घर को गर्म कर देता था। आज एलईडी वाला बल्ब आता है 9 वाट का, वो वैसा एकदम फीका रोशनी देता है। वो इसी एलईडी में आप ले लीजिए 100 वाट वाला एलईडी, वो 100 वाट में आपको हाइलोजन आ जाता है। अब तो यही समझ लीजिए, तो 80 वाट का कितना पावर होगा, सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा 80 वाट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 142। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो आपका हो जाएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का SI इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 144। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विभवांतर का SI इकाई क्या है। तो विभवांतरों का SI इकाई वोल्ट है। ये हल्का क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का SI इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति का SI इकाई वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विद्युत ऊर्जा का SI इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का SI इकाई जूल है। जितना प्रकार का ऊर्जा है सबका जूले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तापीय उपकरणों में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149। नाइक्रोम में मुख्यतः कौन सा विशेषता होता है। तो नाइक्रोम में पूछ रहा है कौन सा विशेषता होता है। नाइक्रोम में जो है आपका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 150 में क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। चलते हैं अपना, तो फ्रेंड्स हमने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धारावाहक
धारावाहक क्या बोल रहा है, धारावाहक सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, किससे ज्ञात किया जाता है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। फ्लेमिंग का क्या है, तो फ्लेमिंग का तो वाम हस्त नियम है, और इसका क्या है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 153, क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे इसको। चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संबंध को जानने में कौन सा नियम उपयोगी है। तो इसमें कौन सा नियम उपयोगी है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। यही क्या है, चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच संबंध जानने में है आपका आवश्यक है या उपयोगी है, जो भी हो। 154 बोल रहा है धारावाहक चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। अब पूछ रहा है धारावाहक चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तो बल की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 155, 6 फेरों वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली की तुलना में सामान्य परिस्थितियों में कितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो कितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो ये आपका 6 गुना। पहले एक फेरा वाला था, अब 6 फेरा वाला हो गया, तो 6 गुना, 1 से 6 इसे भी होता है गुने 6, यानी 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का तो बच्चा को पता होगा, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 157, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण कौन सा है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका विद्युत जनित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है। तो ये आपका किस दिशा में ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण के दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 159, दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब आपतित किरण के लिए आपतन कोण कितना होगा। यानी दर्पण के ध्रुव पर जो अभिलंब होता है उस पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण कितना होगा, तो ये जो है आपका 0 डिग्री होगा। और कितना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के संबंध में क्या संबंध है। तो आपतन कोण और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के नियम में कौन सा जो है इसमें से इक्वेशन जो है सही संबंध दर्शा रहा है। तो परावर्तन का कौन सा नियम दर्शा रहा है, तो I=RC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है। तो गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है आपका ये हो जाता है आपका R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो ये जो है आपका कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण जब भी रहेगा तो रियल इमेज बनेगा ही बनेगा और अपोजिट बनेगा, रियल और अपोजिट। अवतल दर्पण आएगा सीधे अवतल दर्पण रियल अपोजिट, अवतल दर्पण रियल अपोजिट, अवतल दर्पण रियल अपोजिट, अवतल दर्पण रियल अपोजिट। ऐसे याद कीजिए तो एग्जाम निकलेगा।
कुत्ता के तरह भौंकिए, सवाल सबको पढ़ने टाइम में कुत्ता के तरह भौंक भौंक के पढ़िए, जैसे कि दिमाग में घुस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा आपका वास्तव, अभी ये बोले हैं अवतल दर्पण जब ही आए वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा और छोटा। याद रखिएगा, अवतल तो सीधा, सॉरी, अवतल में कैसा होगा? अवतल में हो जाएगा उल्टा और रियल, और उत्तल में कैसा हो जाएगा? तो आभासी और सीधा। हमेशा उत्तल दर्पण में कैसा दिखेगा? सीधा, यानी गाड़ी के साइड वाला में देखें तो थोड़े ना आपका स्कूटी पर आती हुई कोनो लड़की आपको दिखेगी, आपके गाड़ी के साइड मिरर लगा हुआ है ना उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर में, उसमें उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं तो पीछे से कोई हाईवे पर कोई लड़की आ रही है स्कूटी लेके, तो वो थोड़े ना उसका स्कूटी ऊपर और लड़की नीचे दिखेगी, वो तो सीधे ना दिखेगी। तो भाई उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब दिखेगा? तो हमको आभासी दिखेगा, लेकिन छोटा दिखेगा, क्योंकि छोटा शीशा रहेगा तो और छोटा दिखता है उसमें, और सीधा दिखेगा जिससे हमको स्पष्ट दिखाई देगा। यही पूछेगा अवतल में कैसा? तो अवतल में हमेशा रियल दिखेगा, और रियल के साथ कैसा दिखेगा? अपोजिट दिखेगा। यानी आईना है ना, आईना में आप उठाइए दायां हाथ, आपका उठेगा बायां हाथ, तो वही इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उत्तल दर्पण का आवर्धन सामान्यतः कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है ये सामान्यतः धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किस दर्पण में आभासी, अभी ये बोले हैं आभासी, सीधा और छोटा, हमेशा कौन ना? उत्तल। सीधे आंख बंद करके कितना? तो उत्तल। आज अभी ये बोलता आभासी के जगह क्या? वास्तविक, और उल्टा तो सीधे आंख बंद करके उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? तो फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है। अभी ये बोले हैं अवतल में कैसा? ऋणात्मक होता है। अरे आ ही गया, नाम लिए शैतान हाजिर, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या? धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है आपका? लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI इकाई क्या है? डायोप्टर है, डायोप्टर ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसारी लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितना होगा? तो इसका क्षमता कितना होगा? -2D होगा। इसको बना के आप लोग कमेंट में हमको कमेंट कीजिएगा, हम सबका कमेंट चेक करेंगे ये क्वेश्चन कौन बना के भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर तो बताए दिए फिर भी, +50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसका उत्तल लेंस का क्षमता कितना होगा? +2D। इसमें माइनस था तो इसमें 174 में माइनस था, अब सारी था लेंस की फोकस दूरी माइनस में था तो माइनस में, इसमें प्लस में है तो इसमें प्लस में। कहाँ गया 175 का +2D? इसको बना के, दोनों क्वेश्चन को बना के कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 176 क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस में वस्तु को 2f पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई? तो प्रतिबिंब आपका बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन
किस घटना से संबंधित है? तो अपवर्तन किस घटना से संबंधित है? तो ये आपका प्रकाश का माध्यम बदलने पर दिशा बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? सब अपवर्तन, सीधे आंख मूंद के अपवर्तन। क्या हो? तारों का टिमटिमाना, पानी में लकड़ी का टेढ़ा दिखना, नींबू का ऊपर दिखना, सीधे आंख बंद करके अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सफेद प्रकाश कितने मुख्य रंगों में विभाजित होता है? कितने मुख्य रंगों में? तो 7 मुख्य रंगों में। इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, ROYGBIV, रॉय जी बी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। आई से क्या होता है? आई से आप लोग बताइएगा। बी से वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रिज्म से सफेद प्रकाश के रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? प्रिज्म से सफेद का जो प्रकाश है उसको प्रिज्म से डालिएगा तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यानी वो इस प्रकार का प्रिज्म लीजिए और इधर से आप क्या करिए तो सूर्य का प्रकाश डालिए और इधर से 7 गो प्रकाश निकलेगा। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 प्रकाश निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिज्म में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो प्रिज्म में किस रंग का बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रिज्म में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। तरंगदैर्घ्य में सबसे ज्यादा किसका? तो लाल का। और सबसे ज्यादा प्रिज्म में किसका? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी का, सबसे कम लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का विचलन बैगनी की तुलना में कैसा कितना होता है? तो बैगनी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में, लेकिन यही रियल में उल्टा हो जाएगा। प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निक्षेप अपवर्तनांक का मान सामान्यतः कितना है? तो निक्षेप अपवर्तनांक का मान सामान्यतः 1 या उससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? निक्षेप में पर 1 या उससे अधिक होता है, तो हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 187, शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का जो सूत्र है, कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का SI इकाई जूल। कार्य का SI इकाई जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शक्ति का SI इकाई, तो शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट। बल का SI इकाई न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, दाब का SI इकाई, दाब का SI इकाई कितना हो जाएगा? पास्कल। किसी वस्तु की गति की दिशा बदलने वाला बल क्या कर सकता है? पूछ रहा है किसी वस्तु की गति की दिशा बदलने वाला बल क्या कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है भाई? तो ये कर सकता है कि पदार्थ को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 193, गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर औसत मान लगभग कितना है? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो औसत मान है लगभग पृथ्वी पर कितना है? तो ये जो है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में आपतन कोण किसके बीच मापा जाता है? तो दर्पण में आपतन कोण किसके बीच मापा जाता है? तो ये आपका इसका आंसर दीजिएगा आपतित किरण और अभिलंब के
बीच का कोण मापा जाता है आपतन कोण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण डैश। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण डैश होता है। तो डैश क्या होगा? तो यही होगा जो एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंबी तीनों एक ही कोण में होता है। ऐसे करके होता है ना, ऐसे होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? तो ये अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है? तो वाहनों में पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है? तो ये विस्तृत क्षेत्र को दिखाता है, इसलिए ज़्यादा रेंज देख पाए, एक्सीडेंट कम होगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोगी है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव विद्युत हीटर में। 199 क्या बोल रहा है? दो समान प्रतिरोधों को समांतर जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है? तो प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अपना लास्ट क्वेश्चन। तो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो हमने अपना 200 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा किया। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी टाइप का अगर और वीडियो और मैराथन चाहिए तो कमेंट में कहिएगा किस सब्जेक्ट पे चाहिए, उस सब्जेक्ट का मैं अपलोड कर दिया करूँगा। रोज़ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कर दूँ एग्ज़ाम तक। 25 तारीख तक एग्ज़ाम है, तो सोच रहा हूँ करूँ कुछ वीडियोज़ अपलोड जिससे विद्यार्थियों का फ़ायदा हो। बाकी आपको कैसा लगा? अगर मेहनत पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।